कम्युनिकेशन जो है जिसको हम हिंदी में संचार बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी जो कम्युनिटी है दे आर द सफ़रर। और जो उन तक अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो उसका कोई यूज़ नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोग हैं आईसीएमआर में हैं और हम लोग रिसर्च करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हाई क्वालिटी रिसर्च करते हैं लैब में बैठ के, और रिसर्च को हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल जो हैं जैसे लैंसेट है, नेचर है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, वहाँ पब्लिश करते हैं। ग्लोबली वो रिसर्च को जो है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म में उसको जो है आपको प्रेज़ेंट भी करते हैं। लेकिन जो भी रिसर्च हो रही है, उसको 2-3 जगह जाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, पॉलिसी मेकर्स के पास, जिनको देश की पॉलिसीज़ बनानी है। अगर हमने मान लो किसी ड्रग के ऊपर ड्रग रेजिस्टेंस पे काम किया है और ड्रग रेजिस्टेंस है, तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जिनको पॉलिसी को चेंज करना है, उन तक हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़ हैं, जैसे आपको पता है डेंगू जो है मच्छरों के काटने से होता है, मच्छर कहाँ ब्रीड करते हैं। जब तक हम कम्युनिटी को नहीं बताएँगे कि उनके घरों के पास जो पानी भरा है, वो उसको ना भरें, उसको चेंज करते रहें, उसमें कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम्युनिटी को जो है कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है कि जैसे कोई हमारे पास जो इंटरवेंशन आ जाती हैं, जैसे कोविड-19 में हमें पता लगा था कि वैक्सीन बन के आई, तो वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत बड़ी समस्या थी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को अगर हमें दूर करना है तो लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि जो है कि वैक्सीन आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। लोगों को उसकी सेफ्टी एफिकेसी चेक कर चुके हैं। तो इसलिए आपको लगवाने में क्या होगा कि आपको बीमारी से बच जाओगे, आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो ये 2-3 हमने एग्ज़ाम्पल दिए जो हैं, इसके अलावा और भी जो भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो जो है किसी एरिया में कहीं कालाज़ार हो रहा है, कहीं जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस हो रहा है, कहीं हेपेटाइटिस होता है, कहीं पे एचआईवी एड्स होता है। तो डिफरेंट एरिया में जहाँ-जहाँ जो बीमारी होती हैं, उसको कम्युनिकेट करना, लोगों को अवेयर करना उनके बारे में कि वो कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, जैसे फ़ीवर भी आ जाता है, तो उसको कहाँ जाना है। लोगों को कई बार बिलीव होती है ट्रेडिशनल हीलर में चले जाते हैं, लोकल नीम हकीम खतरे जान में जाते हैं, तो उनको पता लगेगा भी फ़ीवर आ गया, फ़ीवर के 1000 रीज़न हो सकते हैं, क्यों फ़ीवर आया। तो ब्लड टेस्टिंग होनी चाहिए, वो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोई वायरल फ़ीवर हो गया है। तो उनको ये अवेयर करना है कि जाके आपको कहाँ टेस्ट कराने हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट पूरा लेना है। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो आपको पता लगा कि लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो इसलिए जो है कम्युनिटी को जो है कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपने पूछा कि आईसीएमआर ने क्या किया है इसके लिए, तो आईसीएमआर ने हमने क्या किया, बहुत सारे चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के। तो हमने अपने साइंटिस्टों को ट्रेन किया है कि मीडिया के साथ कैसे बात करनी है, पॉलिसी मेकर के साथ कैसे बात करनी है और लोगों के साथ कैसे बात करनी है, जिसको हम कम्युनिटी एंगेजमेंट बोलते हैं। और हर जगह जो चैनल्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। आप पॉलिसी मेकर से बात करोगे तो आपको बुलेट पॉइंट बना के देना पड़ेगा, स्पेसिफिक पॉइंट बनाना पड़ेगा। कम्युनिटी से बात करोगे तो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। बाहर से जा रहे हो मराठी में बात करनी पड़ेगी, गुजरात में गुजराती में बात करनी पड़ेगी और सिंपल लैंग्वेज में, उसमें जार्गन नहीं चाहिए आपको, कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं चाहिए होगी। जो और आप अपने पीयर ग्रुप में करोगे तो अलग तरह का कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं और डिफरेंट तरह से उसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है ताकि लोगों तक आपकी रिसर्च जो हुई है और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या क्यूरेटिव हैं वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। चैलेंज इसमें ये है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनको ये रहता है कि उनको जो है रिसर्च करनी है, उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कर देना है, कॉन्फ्रेंस में प्रेज़ेंट कर देना है, उनका करियर उससे बन जाता है। ठीक है ना? तो करियर मेकिंग ठीक है, लेकिन जब हम अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि उसके सोसाइटल इम्पैक्ट क्या आए हैं, समाज पे क्या प्रभाव आया है। अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, उसको हमें समाज तक पहुँचाना है। अब समाज तक पहुँचाने के कई सारे माध्यम हैं। आप न्यूज़पेपर के थ्रू पहुँच सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर में जो आप रिसर्च आर्टिकल जर्नल में छाप रहे हो, उसी आर्टिकल को अगर आप न्यूज़पेपर में डालोगे, तो आपको बहुत सिम्प्लीफाई तरीके से, सिंपल तरीके से लिखना पड़ेगा, नंबर 1। आप रेडियो पे जा रहे हो, टीवी पे जा रहे हो, तो उसको अलग तरीके से बताना पड़ेगा। अगर आप किसी जर्नलिस्ट को बता रहे हो, जर्नलिस्ट आपकी कॉम्प्लिकेटेड साइंस बिल्कुल मेथोडोलॉजी आपने क्या की, कौन सी स्टैटिस्टिक्स, उसको ये नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा, आपने रिसर्च करी, यहाँ ये समस्या थी, इसका ये समाधान निकाला है। और जब कम्युनिटी में हम जाते हैं, तो कम्युनिटी को बताते हैं कि हमने जो है आपके पास ये इस एरिया में समस्या है, इस तरीके से आप बच सकते हो और ये आपके पास साधन अवेलेबल है, इससे आप अपने को निकाल सकते हो बाहर अगर कोई बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार जो साइंटिस्ट हैं, उनको जो है पता होना चाहिए कि किस-किस लेवल पर किस-किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने आईसीएमआर में किया है कि हेल्थ कम्युनिकेशन इकोसिस्टम डेवलप किया है और हम अपने सारे इंस्टीट्यूट जितने हैं, उसमें हमने एक-एक साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई किया है एज़ ए नोडल कम्युनिकेशन ऑफिसर। उनको हमने ट्रेन किया है, मीडिया ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि आजकल हमें पता है डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें व्हाट्सएप है, फेस ग्रुप है, ट्विटर है।
वहाँ पे क्या कम्युनिकेट करना। अब ट्विटर पे आपको ट्वीट करना है, तो ट्वीट करने के लिए आपके लिमिटेड वर्ड हैं, उतने ही में ही आपका टॉप मैसेज आ जाना चाहिए। साथ में इन्फोग्राफिक्स अगर हम दे देते हैं एक बढ़िया सा डिजीज़ के प्रॉब्लम के साथ, उसके इंटरवेंशन सॉल्यूशन के साथ, तो वो बहुत कैची हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जो आप इन जनरल वैसे नहीं करते हो। तो जहाँ पर आप जो चैनल, जो माध्यम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ट्विटर कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, उस हिसाब से आपको, ताकि लोगों को सिंपल से लैंग्वेज में, शॉर्ट में बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो इस प्रकार हमने अपने पूरे आईसीएमआर में एक हेल्थ कम्युनिकेशन इकोसिस्टम डेवलप किया, सारे साइंटिस्टों को ट्रेन किया है, और हमने रीजनल कम्युनिकेशन हब कि हर रीजन में जो है एक-एक हमने कम्युनिकेशन हब बना लिए हैं, ताकि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है और रीजनल जो इश्यू हैं, उसके ऊपर भी जो है लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ लोगों को। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं था कि अभी नया आ गया है, ये पहले भी बहुत होता था। लेकिन पहले क्या था कि ये बहुत ही लिमिटेड था, सीमित था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो जहाँ था वहीं के वहीं लोकलाइज़ रहता था। अगर अब हम पिछले 5 साल की तुलना करें, 2015 से, और 5 के साथ 7-8 साल में, पहले हमारे पास 19% लोग यूज़ करते थे जो है सोशल मीडिया, आज हमारे पास 58% लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। 658 मिलियन लोग जो हैं वो आपका जो है इंटरनेट का यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर। 500 से ज़्यादा मिलियन लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इतना इफ़ेक्टिव है कि अच्छी न्यूज़ भी इमीडिएटली पहुँच सकती है, लेकिन ख़राब न्यूज़ भी उसी तक पहुँच सकती है। अब हमें ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ प्रैक्टिसेज़ हैं वो गलत आ जाती हैं, पॉलिसी हमारी गलत हो जाती हैं, हमारा बिहेवियर चेंज इफ़ेक्टेड हो जाता है, और कई बार हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं। आपको मैन पावर लॉस हो जाता है आपको। पहले बोलता है कोविड में आप अल्कोहल से को वायरस मर जाएगा, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी। 5G से आपका हो रहा है कोविड, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी। या आपको नीम हकीम खतरजान दवाइयाँ बता दी, हर्बल ट्रीटमेंट बता दिया, उससे आप ठीक हो सकते हो। तो इन सब का कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो सही इन्फॉर्मेशन और जो मिस इन्फॉर्मेशन के बीच में जो गैप है, उसको हम कैसे दूर करें? तो मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने के लिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमें जो है उसका क्रेडिबिलिटी पता लगानी है, ऑथेंटिक सोर्स, कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आईसीएमआर से है, डब्ल्यूएचओ से है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से है, वो होना चाहिए नंबर 1। उसका एविडेंस होना चाहिए कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है। जैसे हमने कहा वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, उसके पास हमारा डेटा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल डेटा है, उस डेटा के बाद हम बोल रहे हैं, ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। तो वो एविडेंस बेस्ड कोई भी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो हम बता रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसके ये पेपर पब्लिश हो चुके हैं, ये एविडेंस है, अब हम बता रहे हैं। तो आईसीएमआर ने जो ये मिस इन्फॉर्मेशन थी और डिसइन्फॉर्मेशन थी, कई बार लोग जानबूझ के करते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट उनको लॉन्च करना है, वो डिसइन्फॉर्मेशन कहलाती है, नोइंगली अननोइंगली। अननोइंगली हो रहा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, आपने आगे कर दी, आगे ने किसी और को कर दी। लेकिन नोइंगली ये गलत इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं उसको डिसइन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने क्या किया कि हमारी वेबसाइट को हमने यूज़ किया कि हम इस पे जो है सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो एविडेंस बेस्ड होगी, जो रिसर्च की लैब से निकल के आ रही है, ताकि जो जर्नलिस्ट हैं वो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, जो लोग वेबसाइट देख रहे हैं उनको सही मिले, नंबर 1। नंबर 2, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आईसीएमआर में, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है रेगुलर बेसिस पर व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट चैनल पे पहुँचती रहे कि ये रिसर्च हुई है और ये इसकी फाइंडिंग्स हैं। जैसे कोविड का हमने कोविड कवच एलाइज़र बनाया था, जब वैक्सीन बन के आ गई, वो आ गई, वायरस आइसोलेट होके आया, तो सारी इन्फॉर्मेशन सब ग्रुपों में पहुँच जाए। तीसरा, हम लोगों ने ओपिनियन एडिटोरियल लिखना शुरू किया कि जो हमारे टॉप लीडरशिप है, अगर डीजीआईसीएमआर कोई पेपर में आर्टिकल लिखता है तो लोग उसको बिलीव करेंगे। या जो साइंटिस्ट किसी का हेड है, एनआईवी पुणे की लैब की डायरेक्टर लिखती है, तो हमने ओपिनियन एडिटोरियल लिखाने शुरू करे। फिर हमने जो है जर्नलिस्टों के साथ मीडिया इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू करे, मीडिया ब्रीफिंग भी करी। तो इस प्रकार जो है कि जो सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक कैसे पहुँचे, इसलिए आप जो है मिस इन्फॉर्मेशन को कर सकते हो। जहाँ अगर मिस इन्फॉर्मेशन आई भी है, तो उसको हमने हाइलाइट किया है कि ये जैसे बीच में आया था कि 21 पॉइंट की आईसीएमआर ये ना करे, वो ना करे, ये आईसीएमआर ने बोला है, हमने नहीं बोला था। तो फैक्ट चेक, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फैक्ट चेकिंग भी करती हैं। तो उनको हमने बताया ये आईसीएमआर ने कोई नहीं रिलीज़ किया है, और आईसीएमआर की जो इन्फॉर्मेशन है उनकी वेबसाइट पे रहती है, वही सही होती है। तो जो कहीं पे भी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि ये गलत है और ये आईसीएमआर से कुछ नहीं निकला है, ताकि लोगों को भ्रांतियाँ ना हों, कोई गलतफ़हमियाँ ना हों। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए ड्यूरिंग कोविड-19, जो आज भी अभी हम करते हैं।
कोविड-19 की वैक्सीन जो थी वो अगर आप बोलो तो एक हम सबके लिए जो है बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी हम सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि हम सबका क्या होगा। क्योंकि कोई भी आपको पता है वायरसों की, पर्टिकुलरली कोविड-19 की कोई भी जो है कोई क्लियर कट डिमार्केटेड जो है ट्रीटमेंट नहीं था। सब जो चल रहे थे हिट एंड ट्रायल पे चल रहे थे, ना रेमडेसिविर काम कर रही थी, ना प्लाज़्मा थेरेपी काम कर रही थी। तो वो वैक्सीन अकेला था जो एक सॉल्यूशन निकल के आया था। लेकिन आपको पता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट यूजुअली वो 8 से 10 साल एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको एनिमल स्टडीज़ करनी है, प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल होते हैं, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसको अप्रूव करती हैं, फिर एक इंडस्ट्री बनाती है उसको, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। लेकिन कोविड-19 में सब लोगों ने जी-जान से मेहनत की, अमेरिका ने भी बनाई और इंग्लैंड ने भी बनाई, और इंडिया ऐसा कंट्री बना जिसने अपना वायरस आइसोलेट किया, और एनआईवी पुणे ने जो है वैक्सीन डेवलपमेंट का काम शुरू किया, भारत बायोटेक के साथ मिलके हमारी स्वदेशी वैक्सीन बन के आ गई। अब इसकी मिस इन्फॉर्मेशन ये हुई थी, लोगों को लगा कि वैक्सीन की एक तो ये रहती है कि वैक्सीन से आपका जो है शरीर में नुकसान हो जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है ये इम्पोटेंसी कर देता है। तीसरा हो जाता है कि ये जो वैक्सीन 10 साल में बनती या 6-10 महीने में बन गई, इसको हम क्या माने, ये सेफ़ है कि नहीं है। तो एक फ़ियर बहुत भयंकर था। तो वैक्सीन हेजिटेंसी में अगर आप देखो तो जैसे-जैसे हम लोगों ने किया कि पहले डॉक्टर लोगों का नंबर था कि जो है फ्रंट लाइन वर्कर को करो, कि जब डॉक्टर खुद वैक्सीन लगा रहे हैं इसका मतलब है कि डॉक्टर लगा रहा है ये सेफ़ है। दूसरा था जब दूसरे लोगों का नंबर आया 60 प्लस वालों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगाई, तो उनको लगा कि नहीं ये जो है एक मैसेज जा सकता है। तीसरा जब लगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी का था तो हमने सोचा कि सेलिब्रिटी को यूज़ करें। एक डोज़ तो ले ली, फिर सेकंड डोज़ भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हमने जो सेलिब्रिटी को हरभजन सिंह को यूज़ किया कि दूसरा लिया क्या, क्योंकि दूसरा उसका जो है बॉल है बड़ा फ़ेमस है। तो उसने उस बॉल को लेके दूसरा लिया क्या, मतलब आपने सेकंड डोज़ लिया वैक्सीन का। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। कम्युनिकेशन हम कर रहे थे फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, मास मीडिया पे अपने रिज़ल्ट भी दिखा रहे थे कि फ़ेज़ 1 के ये स्टडी है, फ़ेज़ 2 के ये हैं, फ़ेज़ 3 के ये हैं, टॉप क्लास जर्नल में वो छप गया है। लेकिन लोगों के अंदर जो है हमने जो है धीमे-धीमे उनकी भ्रांतियाँ दूर की, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की, और फिर वैक्सीन का डिलीवरी के लिए हमने ड्रोन तक यूज़ किया कि जो रिमोट एरिया हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, वहाँ ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई कराई ताकि जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीनेट हो जाएँ। और यही रीज़न है कि इंडिया का इतना बड़ा कंट्री है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें हम लोगों ने 1 साल के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा डोज़ वैक्सीन की दे दी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे कंट्री के लिए कि अपनी वैक्सीन हमें बाहर की कंट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़ा। ऐसी वैक्सीन जिसको हमें -20, -30 में स्टोर नहीं करना पड़ा, नॉर्मल टेम्परेचर 4 डिग्री पे कर सकते थे। स्वदेशी वैक्सीन थी, हमें बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ा, और पूरा सिस्टम को यूज़ करके सबने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा मिनिस्ट्री हो, चाहे आईसीएमआर रहा हो, सबने मिल-जुल के एज़ ए टीम काम किया, टीम इंडिया हम कह सकते हैं, और जिसका ये इम्पैक्ट आया है कि हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया और कोविड जैसी महामारी से हम अपने को बचा पाए। लर्निंग ये है कि जो हम लोगों ने बात की कि कोविड से एक हमें जो है ना लेसन मिला। कोविड से लेसन ये मिल गया कि हमें जो है टीम में काम करने की ज़रूरत है। कोई भी हो, चाहे वो हम आईसीएमआर में हैं या हॉस्पिटल में जो लोग हैं या स्टेट वाले हैं या मिनिस्ट्री है, साइलोज़ में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हर एक क्या है एज़ ए टीम, एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ उसको यूज़ करके वी हैव टू वर्क एज़ ए टीम कि हम एज़ ए टीम जब काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट हम काम करते हैं मान लो, तो वहाँ का जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ दूसरी एजेंसीज़ जो काम कर रही हैं, उन सबको हम लेके काम करेंगे, और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है वहीं के वहीं उनको टैकल करें ताकि वो फैल ना पाए, नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो लेसन हमें लर्न करने की ज़रूरत है। दूसरा है रेगुलर मैसेजिंग जो है, रेगुलर मैसेजिंग जो है वो भी ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, चाहे आजकल हम बात कर रहे हैं मलेरिया एलिमिनेशन की 2030 तक, हम बात कर रहे हैं टीबी 2025 तक है। तो मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा अमिताभ बच्चन कहते हैं कि देश हारेगा टीबी टीबी हारेगा देश जीतेगा, या 2 बूंद ज़िंदगी के। तो इस प्रकार जहाँ पर कहीं हम स्पोर्ट्स स्टार को कोई हैं जो फ़िल्म स्टार हैं, सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करके मैसेजिंग हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जितने हैं, स्टेट के हेल्थ वाले हैं, सेंट्रल वाले हैं, वो मैसेजिंग कर सकते हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी रेगुलर पे कम्युनिटी एंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी में जाना, उनको बताना इन्फॉर्मेशन के बारे में, सही इन्फॉर्मेशन के बारे में, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी जहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन आई उनको हम कैसे रोकें, कितनी जल्दी रोक लें,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो इकोसिस्टम हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बनाया है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो दूसरी बीमारियाँ हमारे सामने हैं, चाहे कैंसर की आपने बात की है, चाहे मेंटल हेल्थ की बात की। अब कैंसर जो है वो प्रिवेंशन की बातें हैं कि किन-किन चीज़ों से कैंसर हो सकता है, वो हमें बताने की ज़रूरत है लोगों को, ताकि वो बच जाएँ। मेंटल हेल्थ जैसे है, मेंटल हेल्थ के इश्यू हमें पता है कि हम लोग सब लोग स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में रह रहे हैं। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, फिज़िकल एक्टिविटी है आपकी, और अगर आप थोड़ा-सा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं, तो लाइफ़ बैलेंस जो है, माइंड, बॉडी एंड सोल के बीच में जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन सब चीज़ों से हम बच पाएँगे। इसलिए जो है कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, वर्किंग विद द टीम और कम्युनिकेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी है। वो कहीं पर भी फेक न्यूज़ आ रहा है, उसके प्रति अगर हम लोग सब लोग जागरूक हैं, इमीडिएटली उसको रोक देते हैं, तो वो आगे नहीं फैल पाएगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपने जो पूछा हम लोगों से, और हम लोगों ने एक रिसेंटली एक स्टडी शुरू की है डब्ल्यूएचओ के साथ, हेल्थ लिटरेसी अबाउट द सोशल मीडिया अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं ना, दे आर द फ्यूचर। जो स्कूल के बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर हैं, और आज के दिन में जो है, जो सबसे अधिक जो है सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने 9th 10th 11th 12th 4 ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है। तो पहले तो हम देख रहे हैं उनकी नीड क्या है। नीड्स क्या है, मतलब अभी वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो व्हाट्सएप से लेते हैं, फेसबुक से लेते हैं, ट्विटर से लेते हैं, इंस्टाग्राम से लेते हैं, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं? या क्या कभी वो फैक्ट चेकिंग करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्या सही है कि नहीं है? अगर मान लो उनको कोई बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वैक्सीन कोविड की बन गई है, उसको लगा सकते हैं। उन्होंने क्या चेक किया मिनिस्ट्री से, डब्ल्यूएचओ से, आईसीएमआर से। तो इस प्रकार एक नीड बेस्ड हमने असेसमेंट तैयार कर रहे हैं। अभी स्टडी चल रही है हमारी दिल्ली के 12 स्कूलों में। उसका जब हमें पता लग जाएगा कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम एक मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और मिस इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए। फिर वो जो मॉड्यूल बन जाएगा वो हम दूसरे स्कूलों में हम जाके वो बच्चों को देंगे, और एक बार वो हमारा सक्सेसफुल मॉडल बन जाता है, तो उसको हम पैन इंडिया में करने का प्लान है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक निकल के आ जाएगा अगर डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, कि हेल्थ लिटरेसी जो है अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, उनको अगर हम एजुकेट करें अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द सोशल मीडिया। क्योंकि अभी बच्चों को कुछ नहीं पता है, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ गई, वो सोचते हैं ये सही है। तो वो तो बिल्कुल अभी इमैच्योर माइंड है। तो इसलिए अभी से एजुकेशन जो है, और उनके करिकुलम में आ जाएगा, और अगर डब्ल्यूएचओ से और आईसीएमआर से टीम जा रही है स्कूलों में, तो उनको भी लगता है ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये जो है दोनों टॉप एजेंसी आ रही हैं हेल्थ की। तो इस प्रकार हेल्थ लिटरेसी अमंग स्कूल चिल्ड्रन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब बच्चे सीख जाएँगे वो अपने पेरेंट्स को भी सिखाएँगे और सोसाइटी को भी सिखाएँगे। तो ये हमने इनिशिएटिव लिया है, और ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है। हो सकता है कि थोड़े अगले 6 महीनों में ये मॉडल निकल के आएगा, जिसको हम कंट्री लेवल पे उसको जो है ना एक्सपेंड करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे।